मेघालय की हरी भरी पहाड़ियां, घने बादल, तेज बारिश और एक ऐसा हनीमून ट्रिप जो कुछ ही दिनों में पूरे देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री बन गई। 11 मई 2025 को इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद दोनों ने हनीमून के लिए भारत का सबसे खूबसूरत राज्य मेघालय को चुना, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह यात्रा खुशी की यादों के बजाय सवालों, शक और एक हत्या की जांच में बदल जाएगी। राजा और सोनम मेघालय पहुंचे, शिलोंग से सोहरा यानी कि चेरापूंजी की ओर गए और फिर अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। परिवार परेशान था, पुलिस खोज कर रही थी, पहाड़ों, रास्तों और गहरी खाइयों में तलाश चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। राजा रघुवंशी का लाश बरामद होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, सोनम रघुवंशी कहाँ थे? क्या यह किसी हादसे की कहानी थी? क्या राजा और सोनम रास्ता भटक गए थे, या फिर इस खूबसूरत हनीमून ट्रिप के पीछे पहले से ही कोई ऐसी योजना चल रही थी जिसका अंत राजा की मौत पर होना था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने कई ऐसे नाम, कॉल रिकॉर्ड्स, यात्राओं की जानकारी और कथित साजिश के दावे आए जिन्होंने इस केस को और रहस्यमयी बना दिया। पुलिस ने सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जांच एजेंसी के आरोप है और अंतिम फैसला अदालत के ट्रायल के बाद ही होता है। इस वीडियो में हम राजा रघुवंशी की मर्डर केस की पूरी कहानी जानेंगे, शादी से लेकर हनीमून तक, लापता होने से लेकर के लाश मिलने तक, पुलिस जांच से लेकर के चार्जशीट और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई तक। लेट्स गो टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ब्रूटल मर्डर केस। तो आखिर मेघालय की उन पहाड़ियों में राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ था और क्या इस केस का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है? राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी की शुरुआत है इंदौर से शुरू होती है। राजा रघुवंशी एक सामान्य परिवार से थे। उनके परिवार के अनुसार उनकी शादी को लेकर के घर में खुशी का माहौल था। दूसरी तरफ सोनम भी अपने परिवार के साथ इंदौर में रहती थी। दोनों परिवारों की सहमति से राजा और सोनम की शादी तय हुई थी। उसके बाद 11 मई 2025 को दोनों की शादी होती है। शादी में रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल हुए। तस्वीरों और वीडियो में यह एक सामान्य नई शादी की तरह दिखाई दे रही थी। हंसी, रस्में और नई जिंदगी की शुरुआत की बातें हो रही थी। शादी के बाद हर नए जोड़े की तरह राजा और सोनम ने भी हनीमून जाने की योजना बनाई। उन्होंने भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मेघालय को चुना। मेघालय अपनी पहाड़ियों, झरनों और बादलों और चेरापूंजी जैसे पर्यटन स्थानों के लिए जाना जाता है। परिवार के अनुसार शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों इंदौर से रवाना हो गए। वे पहले गुवाहाटी पहुंचे और वहां से शिलोंग की तरफ चले गए। इसके बाद उन्होंने सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है, जाने का प्लान बनाया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यात्रा आगे चलकर एक बड़े आपराधिक मामले का हिस्सा बन जाएगी। शादी के बाद की यह यात्रा बाहर से एक सामान्य हनीमून ट्रिप लग रहा था, लेकिन बाद में जब राजा और सोनम दोनों के लापता होने की खबर सामने आई तो पुलिस ने उनकी शादी, यात्रा की योजना और उनके संपर्क से जुड़े हर पहलू की जांच करना शुरू कर दिया। यहीं से केस की कहानी बदलने लगती है। एक तरफ परिवार अपने बेटे राजा के सुरक्षित लौटने की उम्मीद कर रहा था, दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी के लापता होने के कारण मामला को और भी ज्यादा उलझा दिया गया। पुलिस के सामने अब कई बड़े सवाल थे। दोनों आखिर कहाँ गए थे? आखिरी बार उन्हें किसने देखा था? और क्या उनकी यात्रा में कोई और भी व्यक्ति शामिल था? इन सवालों के जवाब अगले हिस्से में धीरे धीरे सामने आएंगे, जब राजा और सोनम की मेघालय यात्रा की पूरी टाइमलाइन पुलिस जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। यह सफर एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा था, लेकिन आगे चलकर इसी यात्रा का हर छोटा हिस्सा पुलिस जांच का अहम सुराग बन गया। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों 21 मई 2025 को मेघालय पहुंचे थे। वे पहले शिलोंग पहुंचे, जो राज्य की राजधानी और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। वहां से उन्होंने सोहरा की तरफ
जाने की योजना बनाई। सोहरा को चेरापूंजी भी कहा जाता है। यह अपने पहाड़ियों और घने जंगलों, झरनों और लगातार बदलते मौसम के लिए प्रसिद्ध है। राजा और सोनम ने इस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर रुकने और घूमने की योजना बनाई थी। पुलिस ने बाद में उनके होटल रिकॉर्ड्स, यात्रा के रास्ते, फोन की लोकेशन और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी की जांच की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक लापता होता है तो उसका आखिरी ज्ञात स्थान जांच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। बताया गया कि दोनों सोहरा इलाके में पहुंचे और वहां से ट्रैकिंग तथा पर्यटक स्थलों की ओर गए। यह इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ कई रास्ते सुनसान, फिसलन भरे और पहाड़ी है। इसीलिए शुरुआत में यह संभावना भी देखी गई कि कहीं दोनों किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गए हैं, कहीं दोनों पहाड़ की खाई में तो नहीं गिर गए हैं और गिर के दोनों तो नहीं मर गए हैं। लेकिन समय बीतने के साथ परिवार का संपर्क दोनों से टूट गया। फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी और घर वालों को उनकी सही स्थिति की जानकारी भी नहीं मिल रही थी। जब लंबे समय तक कोई भी खबर नहीं मिली तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगा। घर वाले और भी ज्यादा परेशान होने लगे। 26 मई 2025 के आसपास दोनों के लापता होने की सूचना पुलिस तक पहुंची। इसके बाद मेघालय पुलिस ने खोज शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों, पर्यटन से जुड़े लोगों और आसपास के रास्तों से जानकारी ली गई। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि राजा और सोनम को आखिरी बार कब, कहां और किस हालत में देखा गया था। उस समय तक यह सिर्फ एक लापता नवविवाहित जोड़े का मामला था। परिवार उम्मीद कर रहा था कि दोनों सुरक्षित मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जांच को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया। 2 जून 2025 को सोहरा इलाके के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का लाश बरामद होता है। यह वही इलाका था जहां राजा और सोनम को आखिरी बार देखा गया था। लाश मिलने के बाद परिवार की उम्मीद टूट गई और पुलिस ने अब इस मामले को केवल लापता होने का केस नहीं बल्कि संदिग्ध मौत और हत्या की जांच के रूप में देखना शुरू कर दिया। राजा रघुवंशी के लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे। अगर यह हादसा था तो सोनम कहाँ थी? अगर दोनों साथ में थे तो राजा अकेले उस खाई तक कैसे पहुँचे? क्या किसी ने उन्हें वहाँ जाते हुए देखा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राजा के साथ आखिरी समय में कौन कौन मौजूद था? जांच टीम ने उस जगह को सील कर दिया और आसपास के रास्तों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने होटल, टैक्सी, स्कूटर या अन्य यात्रा साधनों की जानकारी जुटाई। स्थानीय दुकानदारों, गाइडों और पर्यटकों से भी पूछताछ की गई। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि राजा और सोनम की यात्रा का आखिरी हिस्सा कैसे बीता। राजा रघुवंशी का लाश मिलने के बाद सोनम का न मिलना इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गई। एक तरफ राजा की मौत की जांच चल रही थी और दूसरी तरफ पुलिस सोनम रघुवंशी, जो उसकी पत्नी थी, जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, उसको खोज रही थी। परिवार भी यह जानना चाहता था कि आखिर इस हनीमून ट्रिप के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। यहीं से केस की जांच अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है और रूट कॉज बदलने लगता है। पहली, राजा की मौत का कारण और उसके पीछे मौजूद लोगों की पहचान। दूसरी, सोनम की तलाश। आने वाले दिनों में पुलिस को कुछ ऐसा सुराग मिले जिनके आधार पर जांच मेघालय से बाहर तक पहुंच गई। फिर सोनम के मिलने और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस केस में कथित साजिश का एंगल सामने आया। कई दिनों तक यह मामला लापता महिला और एक संदिग्ध मौत की जांच बनी रही। पुलिस मेघालय में खोज कर रही थी, जबकि परिवार भी सोनम के सुरक्षित मिलने का उम्मीद लगाए बैठा था। फिर 9 जून 2025 को इस केस में बड़ा मोड़ आया। जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर में सामने आई तो उनका व्यवहार काफी शांत और चुप बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार वह पुलिस के सवालों का बहुत कम जवाब दे रही थी और उन्होंने कहा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वह गाजीपुर कैसे पहुंची। चोथ, माधर खटाई, बेहोश करके कोई फेंक दिया था क्या राजा रघुवंशी को? और सोनम को भी कोई बेहोश करके फेंक दिया था क्या? हुई बाबा। और समझाते हैं, और देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे, देखो क्या होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वह कई घंटों तक लगातार चुप रही, नाश्ता भी नहीं किया और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं की। लेकिन सोनम की चुप्पी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। क्या वह सच में परेशान थी या भ्रमित थी या फिर पुलिस की जांच से बचने की कोई अलग कहानी सामने रख रही थी? बाद में उन्हें मेघालय पुलिस की टीम को सौंपा गया ताकि उनसे राजा रघुवंशी की मौत और हनीमून ट्रिप के बारे में
पूछताछ की जा सके। सोनम रघुवंशी के मिलने के साथ ही पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया। मेघालय पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है, 2 इंदौर से और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर से थे। पुलिस का कहना था कि इन गिरफ्तारियों से राजा की मौत और सोनम के गायब होने से जुड़े घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी। यहीं से यह केस सिर्फ एक लापता दंपति की कहानी नहीं रहा, जांच एजेंसी ने कथित साजिश का एंगल सामने रखा। पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के बीच संपर्क की जांच की गई। कॉल रिकॉर्ड्स, यात्रा से जुड़े जानकारी और अलग अलग लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने यह दावा किया कि राजा रघुवंशी की हत्या किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक कथित योजना हो सकती है। आरोप अदालत में साबित होना अभी बाकी है और मैं आज के डेट की बात कर रहा हूं, अभी भी केस पेंडिंग ही चल रहा है। Let's go to talk about this next stanza of this case। राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति कौन था? यह कैसे सामने आया? पुलिस किन संपर्कों और तथ्यों को महत्वपूर्ण मान रही थी और इस केस की कहानी किस तरह और उलझती चली जा रही थी? सोनम रघुवंशी के गाजीपुर से मिलने और कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद मेघालय पुलिस की जांच एक नए चरण में पहुंच गई थी, जब पुलिस सिर्फ यह नहीं जानना चाहती थी कि राजा रघुवंशी की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी समझना चाहती थी कि क्या इसके पीछे पहले से कोई योजना बनाई गई थी। जांच के दौरान राज कुशवाहा नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार राज कुशवाहा सोनम के संपर्क में था। जांच टीमों ने दोनों के बीच कथित बातचीत, कॉल रिकॉर्ड्स और संपर्कों की जांच की। इसी आधार पर पुलिस ने यह देखने की कोशिश की कि क्या राजा और सोनम की मेघालय यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान कोई योजना बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। पुलिस का आरोप था कि इस मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने अलग अलग आरोपियों की भूमिका समझने के लिए उनके मोबाइल फोन, यात्रा की जानकारी, लोकेशन, रिकॉर्ड्स और आपसी संपर्कों की जांच की। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कौन व्यक्ति किस समय पर कहां था और राजा की आखिरी दिनों में किन लोगों से संपर्क हुआ था। राजा की मौत को शुरुआत में हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई हो सकती है। इसी कारण जांच टीम ने सोहरा के रास्ते, होटल रिकॉर्ड्स, स्थानीय गवाहों और यात्रा से जुड़े हर छोटे सुराग को जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस केस में सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस की थ्योरी अंतिम सच नहीं होती है। पुलिस जांच के आधार पर आरोप लगाती है और चार्जशीट दाखिल करती है। इसके बाद अदालत में गवाहों, डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच होती है। ये तो हम सभी जानते हैं। राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों पर अदालत में सुनवाई होना बाकी है। हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसने ही मारा है या उसने ही मारी है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो में बोलना है, नहीं बोलेंगे तो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन खराब होगा। अब -1 और -1 क्या होगा? 2 ही होगा ना, पर हमें निगेटिव तो लगाना है। इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कथित योजना का टाइमलाइन बनाना, यानी यह पता लगाना कि यात्रा से पहले क्या हुआ था, मेघालय पहुंचने के बाद कौन कौन कहां गया, राजा के साथ आखिरी समय में कौन था और सोनम बाद में मेघालय से बाहर कैसे पहुंची। यही टाइमलाइन आगे चलकर पुलिस की चार्जशीट का आधार बनी। गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजनक साक्ष्यों को जोड़कर अपना केस तैयार किया। जांच के दौरान राज कुशवाहा का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार राज कुशवाहा सोनम के संपर्क में था। जांच टीम ने दोनों के बीच कथित बातचीत, कॉल रिकॉर्ड्स और संपर्कों की जांच की। इस आधार पर पुलिस ने यह देखने की कोशिश की कि क्या राजा और सोनम की मेघालय यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान कई योजना बनाई गई थी। जांच में राज कुशवाहा का नाम इसलिए महत्वपूर्ण बना क्योंकि पुलिस के अनुसार वह सोनम के परिवार के कारोबार से जुड़ा हुआ था। इसी काम के दौरान दोनों की पहचान हुई थी, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की। पुलिस ने यह दावा किया कि सोनम और राज शादी से पहले भी लगातार फोन पर संपर्क में थे। जांच में एक नंबर संजय वर्मा के नाम से सामने आया। पुलिस के अनुसार यह नाम असली नहीं था और उस नंबर का इस्तेमाल राज कुशवाहा कर रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर के अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ रिपोर्ट में मार्च 2025 के दौरान 112 कॉल बताई गई, जबकि मार्च और अप्रैल के बीच 234 कॉल का दावा किया गया। कई कॉल लंबी बताई गई। इसके अलावा शादी के बाद और मेघालय जाने से पहले भी दोनों के बीच संपर्क होने की बात जांच में कही गई। मतलब राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से प्यार करते थे। यस,
पुलिस का आरोप था कि इस मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने अलग अलग आरोपियों की भूमिका समझने के लिए उनके मोबाइल फोन, यात्रा की जानकारी, लोकेशन रिकॉर्ड्स और आपसी संपर्क की जांच की। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश किया कि कौन व्यक्ति किस समय पर कहां था और राजा के आखिरी दिनों में किन लोगों से संपर्क हुआ था। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ। पुलिस के अनुसार राजा रघुवंशी पर कथित हमला करने वाले 3 आरोपी आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी थे। पुलिस ने दावा किया कि सोनम रघुवंशी घटना स्थल पर मौजूद थी, जबकि राज कुशवाहा पर इस कथित साजिश की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। जांच की शुरुआत में एक स्थानीय गाइड का बयान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम के साथ 3 अन्य पुरुषों को देखा था। इसके बाद पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स, यात्रा की जानकारी और दूसरे सुरागों की मदद से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की और घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन भी करवाया। पुलिस का कहना है कि इसी जांच के आधार पर उसने अपनी चार्जशीट तैयार की। इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कथित योजना का टाइमलाइन बनाना। राज कुशवाहा को इंदौर से पकड़ा गया। पुलिस ने उसके मोबाइल संपर्कों और कथित रूप से सोनम से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद आकाश राजपूत और विशाल चौहान को भी मध्य प्रदेश से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों के लिए अलग अलग टीमों की स्थानीय पुलिस की मदद ली। एक अन्य आरोपी आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना क्षेत्र से पकड़े जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद सभी आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया ताकि मेघालय पुलिस उन्हें जांच के लिए शिलोंग ले जाने की कानूनी अनुमति यानी ट्रांजिट रिमांड ले सके। सोनम को गाजीपुर से कानूनी प्रक्रिया के बाद मेघालय भेजा गया। वहीं राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को भी अलग अलग स्थानों पर पकड़ करके शिलोंग ले जाया गया, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस का कहना था कि मोबाइल रिकॉर्ड्स, यात्रा की जानकारी, गवाहों के बयान और आपसी संपर्क की जांच से उन्हें आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली है। बाद में इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या और कथित साजिश का मामला तैयार किया। मेघालय पुलिस के अनुसार इस हत्या में एक नहीं बल्कि 2 दाव का इस्तेमाल किया गया था। दाव का मतलब होता काटने वाला या मारने वाला। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक दुकान से खरीदे थे। मुख्य हमलावर विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की और उसके 2 अन्य साथियों आकाश और आनंद ने राजा रघुवंशी के सिर पर, पीछे और शरीर पर इस भारी धारदार हथियारों से कई बार वार किए थे, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने एक बंदूक का बैकअप प्लान भी रखा था। यदि राजा रघुवंशी धारदार हथियार के हमले से नहीं मरता तो उसे गोली मारने की भी योजना थी। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने फोरेंसिक एक्सपर्ट और स्टेट डिजाइनर रिस्पांस फोर्स SDRF के साथ मिलकर के 17 जून 2025 को इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया था। पुलिस मुख्य आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विशाल, आकाश और आनंद को कड़ी सुरक्षा के बीच चेरापूंजी सोहरा के वेंग साइंडोंग फॉल्स पर लेकर के गई थी। पुलिस ने उस सुनसान पार्किंग एरिया और पहाड़ी ढलानों वाले रास्तों पर सीन रिक्रिएट किया जहां आरोपियों ने राजा रघुवंशी को घेरा था। आरोपियों से यह पूछताछ की गई कि वारदात के वक्त कौन किस जगह पर खड़ा था। रिक्रिएशन के दौरान सामने आया कि राजा को हमले का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब वे ट्रैकिंग कर रहे थे तभी उन पर पहला वार किया गया। राजा के चिल्लाने के बाद सोनम योजना के तहत वहां से भाग निकली ताकि वह खुद को बेकसूर साबित कर सके। हत्यारों ने पुलिस के सामने लाइव डेमो किया कि उन्होंने दाव यानी कि हथियार से सिर पर कैसे वार किया, फिर सबूत मिटाने के लिए 100 को इतनी गहरी खाई में कैसे धकेला। इस पूरे रिक्रिएशन की फोरेंसिक टीम द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई थी और इसे कानूनी सबूत के तौर पर पुख्ता बनाने के लिए वहां स्वतंत्र गवाह भी मौजूद रखे गए थे। पुलिस की जांच में यह सीन रिक्रिएशन बेहद कामयाब रहा था, जिससे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को मजबूत कड़ियां मिल गई थी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि पैसा देकर के तुम कहो या फिर जो जिंदा है उसको नहीं मरने दिया जाए, यानी कि सोनम को बचाना है, सोनम की फैमिली उसे बचा रही है, या फिर सोनम के जो बॉयफ्रेंड है या सोनम के जो दोस्त है बचा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है कुछ दिनों के बाद। मेघालय पुलिस ने जब सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया था तो उनके अरेस्ट मेमो में हत्या की धारा 103 BNS लिखने की जगह गलती से 403 लिख दिया था, जो कि संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़े बेहद हल्का धारा है। अब तुम ये देखो 103 और 403। 103 को
एक को 4 बनाना कितना आसान है। मान के चल एक ऐसे लिखा है तो एक को 4 बनाना कितना आसान है, तो वही एक को 4 बना दिया, जो कि संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़ी बेहद हल्की धारा है। मैं बता चुका हूँ आपको कितनी बार, न्याय शक्ति का रखैल है। वह कौन ऐसा ऑफिसर होगा जो धारा गलत लिख देगा, मुझे बताओ। इंसान से गलती होती है, हम मानते हैं। किसी के गर्दन पर चाकू चला है और धारा गलत लिख दिया, ऐसी गलती को यार उसको फांसी दे दो, पुलिस वाले को ही फांसी दे दो, तो जो जिंदा है वो बच सकता है ना। इंडिया में जो मर गया वो चुद गया, जो जिंदा है उसको बचाओ। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून 2026 को टिप्पणी की कि पुलिस ने बिना दिमाग लगाए, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, यह दस्तावेज तैयार किया जिससे आरोपियों को अपनी सुरक्षा और कानूनी बचाव की सही जानकारी नहीं मिल सकी। इस तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के आधार पर कोर्ट ने सोनम को नियमित जमानत दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत पर बहुत ही ज्यादा कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद भयानक और सुनियोजित हत्या थी, जहां पत्नी अपने पति को हनीमून के बहाने सुनसान पहाड़ी पर ले गई और उसे मरवा दिया। उन्होंने दलील दी कि महज एक टाइपिंग की गलती 104 की जगह 103 लिख दिया, यानी कि एक को स्टार्टिंग में जो 103 का एक है उसको 4 बनाना बहुत ही आसान है। इसके कारण गंभीर आरोपियों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके फरार होने का खतरा है। राजा रघुवंशी की फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि वह नेपाल भाग जाएगी। 3 जुलाई 2026 को जस्टिस MM सुरेंद्र और जस्टिस सील नागू की पीठ ने माना कि आरोप बेहद गंभीर है और उन्हें हाई कोर्ट के तर्क पर ही कुछ आपत्तियां भी हैं। लेकिन चूंकि सोनम रघुवंशी जेल से पहले ही बाहर आ चुकी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसकी जमानत पर तुरंत रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। अभी के टाइम में शर्ते सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी करके मामले पर अपना जवाब काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चलो फिलहाल सोनम जो है जेल से बाहर है, लेकिन वे अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकती और उन्हें हर सुनवाई पर पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 9 जुलाई को होने वाली थी। अब हुई है या नहीं हुई है ये मुझे पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं जानता मैं। और सोनम जैसी आरोपियों को इतनी आसानी से राहत मिलती रही तो समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा, और बढ़ावा मिला। मुंबई में धकेल दी। राजा के जो पिता है विपिन और सचिन रघुवंशी ने भी कोर्ट में इस फैसले पर बहुत ही कड़ा विरोध किए हैं। तो बाकी जो 3 है वो सब जेल में है, और सोनम रघुवंशी भी जेल में ही है। और पता नहीं उसकी शादी उसके साथ होगी कि नहीं होगी, हम तो नहीं जानते। बट जब सोनम की शादी हुई थी तो सोनम काफी खूबसूरत लग रही थी, बट अभी रिसेंट का पिक्चर अगर आप देखेंगे सोनम रघुवंशी का तो आप कह सकते हैं कि संडास लग रही है। ये इसका रियल चेहरा है जो तुम अभी देख रहे हो, ब्लैक कलर का फेस, ब्राउन। वो उसका दूसरा चेहरा था जो शादी से पहले था, और मर्डर के टाइम पे तीसरा चेहरा। तो यानी कि सोनम रघुवंशी के बाद 3 चेहरे हैं। बी सेफ योरसेल्फ का। जब भी आप शादी करें, जब भी आप किसी लड़की से शादी करें तो पहले पूछ लो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन मादर चोद बताती नहीं है ना, सलाह बताती नहीं है कोई मादर खटाई। तुमको थोड़ी बताएगी कि उसके दिल में रहेगा, पति से शर्माएगी, बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करेगी, ये सब चलता ही रहता है। पति से ज़्यादा लोग आजकल बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते, कंफर्टेबल होते हैं, बेहतर है। यही हमारा इंडिया है, यही हमारा कल्चर है। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।